मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। और ये जो है हमारी कंपनी के फंडामेंटल कंडीशन को डिस्क्राइब करता है, जिसके ऊपर हमारी कंपनी चल रही है या जिसके ऊपर हमारी कंपनी खड़ी हुई है। हमारी कंपनी का एक मूलभूत फाउंडेशन है ये, जिसके ऊपर हमारी कंपनी चलती है या जिसके ऊपर हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, कंपनी के ऑब्जेक्ट बताता है कि कंपनी क्या करेगी, उसके लिमिटेशंस बताता है कि कंपनी के ऊपर क्या क्या लिमिटेशंस है। उसके अलावा वो हमारी कंपनी का क्या रिलेशन होने वाला है बाहर की दुनिया के साथ में, कंपनी के बाहर की दुनिया के साथ में कंपनी किस प्रकार से काम करेगी, ये भी उसमें डिक्लेयर्ड होता है। बताता है कि इसके मेंबर्स की क्या लाइबिलिटी रहेगी, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटीज लिमिटेड टू इट्स शेयर्स, लाइबिलिटी लिमिटेड टू द गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हम लोगों ने 3 अलग अलग प्रकार की लाइबिलिटीज पढ़ी है, तो वो इसमें डिफाइन होगी क्लियरली। इट डिफाइंस द फंडामेंटल कंडीशंस ऑन विच द कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। भैया ये फंडामेंटल कंडीशंस बताता है कि कौन कौन सी हमारी मूलभूत कंडीशंस हैं जिन पर हमारी कंपनी बनी हुई है। It defines the scope of the company's activity and enables the shareholders, creditors and other persons who deal with the company to know what it is permitted range of enterprise. सो ये हमारी कंपनी का स्कोप बताता है कि हमारी कंपनी कैसे काम करेगी और क्या काम करेगी, जिससे क्या है कि जितने भी शेयर होल्डर्स है कंपनी के या क्रेडिटर जिन लोगों ने कंपनी को पैसा दिया है या फिर और भी कोई पर्सन जो कि कंपनी के साथ किसी भी प्रकार की डील करता हो, वो उसको पढ़ के पता कर सकते हैं कि कंपनी किस हद तक काम कर सकती है, उसकी रेंज क्या है। नेक्स्ट होता है एनी एक्ट बियॉन्ड द एरिया ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज वॉइड। इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA में अगर कुछ चीज नहीं लिखी गई है और उसके अलावा भी तुम अगर कोई कुछ काम करते हो तो वो जो होता है वो क्या माना जाता है? वॉइड मतलब इलीगल या फिर उसको खारिज कर दिया जाता है ना। नेक्स्ट क्या क्या कंटेंट होता है? तो हम लोगों ने 6 मेन क्लॉजेस पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला क्लॉज है नेम क्लॉज, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि कंपनी का नाम क्या होगा। उसमें मेन चीज होती है कि पीछे अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है, और अगर पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ वर्ड कौन सा लगा होता है? लिमिटेड। ठीक है। और सेकंड होता है कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जो कि हमारा रजिस्टर्ड कहाँ पे है, किस जगह पे हम डोमिसाइल है हम लोगों का, हमारा ऑफिस किस जगह सिचुएशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बताता है, ये ऑफिस का जो रजिस्टर्ड एड्रेस है ये बताता है कि हमारी कंपनी का नेशनलिटी क्या रहेगी और कौन से कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर हमारी कंपनी आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्लॉज, जो ये द स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द मेमोरेंडम इज ऑफ सुप्रीम इम्पोर्टेंस। ये जो इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, जो स्टेटमेंट्स यहाँ लिखे होते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमको साफ साफ बताना पड़ता है कि कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे और कंपनी के अदर ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, जिनको हमको सेपरेटली इस मेमोरेंडम में लिखना पड़ता है। इनके जो कुछ रूल्स होते हैं वही होते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए और इजीली समझ में आ सके ऐसे होने चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, है ना। एम्बिग्विटी का मतलब होता है धुंधलापन, है ना। जैसे कोई एक अगर चीज लिखी हो और उसके अगर आप 2 से अधिक मीनिंग निकाल सकते हो तो दैट लाइन इज एम्बिगुअस इन नेचर। ठीक है। मतलब वो धुंधली लाइन है ना, एक क्लियर लाइन नहीं बन रही है, वहां पे धुंधली है, कहाँ चालू हो रही कहाँ खत्म हो रहा है हमको उसमें समझ में नहीं आ रहा है ना। जैसे अगर मैं तुम लोगों को कभी बोलता हूँ आके क्लास में कि यू शुड स्टे बैक इन द क्लास, है ना, और यू शुड टॉक, बस मैं इतना बोलता हूँ। अब मैंने बोला तुम बातें करो, तो भाई बातें क्या करो ये तो नहीं बताया। अब आप बाद में बातें कर रहे होते हो पर्सनल और मैं आके फिर मारूं आपको, तो आप ही बोलोगे सर आपने ही बोला कि आप बातें करो, बल्कि मैं बोल रहा था कि डिस्कस यू अमॉन्ग योरसेल्फ रिगार्डिंग दिस या रिगार्डिंग दैट। तो बिल्कुल क्लियर वहां पे लिखा होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्ट होने बहुत ज्यादा कंपलसरी होते हैं। नेक्स्ट होती है लाइबिलिटी कॉस्ट। इसमें कंपनी किस प्रकार की कंपनी है, उसके शेयर होल्डर के ऊपर कितना दायित्व को लाइबिलिटी बनती है, वो हमको इसमें लिखा होना चाहिए। जो हम लोगों ने बताया था लाइबिलिटी
लिमिटेड टू इट्स शेयर्स, लिमिटेड टू द गारंटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, ये सब यहाँ पे लिखी होना जरूरी होती है। नेक्स्ट होता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में जो एक स्टेटमेंट होता है उसमें हमको बताना होता है कि हमारी कंपनी के पास में टोटल कैपिटल जो अमाउंट आएगा वो कितना होना है, और हम लोग जब कंपनी को रजिस्टर करेंगे तो उसके डिविजन्स की ये कैपिटल्स कहाँ कहाँ जाएंगे, इनके कितने कितने फिक्स्ड अमाउंट में इनको हम शेयर में बांटा हुआ है, ये सब वहां पे लिखा होना कंपलसरी होता है। लास्ट होता है एसोसिएशन क्लॉज या फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसमें जो एसोसिएशन क्लॉज होता है उसमें कितने लोग इसको साइन कर रहे हैं वो सब वहां पे लिखा होता है, और उनके जो भी कंपनी के साथ में रिलेशंस होते हैं वो भी वहां पे मेंशन हुआ करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वाइन। तो अल्ट्रा मतलब होता है बियॉन्ड, और वाइन्स का मतलब होता है वायर्स का मतलब होता है पावर। So a company cannot apply any part of its fund for an object which is neither essential nor incidental to the fulfillment of its object, howsoever beneficial that object might seem. If an act outside of powers of the company as stated in the memorandum, the transaction is void ab initio, and it cannot be ratified even if a company wants to do so. It is a fundamental principle of law that the powers of the capacity of a company is limited to the authority delegated expressly or by implication by the object clause of memorandum. In other words, whatever is prohibited by memorandum is prohibited by the doctrine of ultra vires. सिंपल सी बात है भाई कि अल्ट्रा वायर्स मतलब एक्सट्रीम पावर आपको कितनी मिली हुई है, वो कंपनी की एक्सट्रीम पावर कितनी होती है। तो कंपनी के पास भले ही कितना भी पैसा हो, अगर कंपनी के MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अगर ऑब्जेक्ट में वो चीज नहीं लिखी है तो वो कंपनी नहीं कर सकती, भले ही उससे कंपनी को कितना भी फायदा क्यों नहीं हो रहा हो। सपोज एक कंपनी हमने बनाई, दैट कंपनी इज गोइंग टू बी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और टेक्सटाइल का ही काम करेगी। हमने जब ऑब्जेक्ट में लिख दिया कि वी विल मैन्युफैक्चर ये सिल्क क्लोथ्स और दिस क्लोथ्स और दैट क्लोथ्स, और हमने वहां कंप्लीट कर दिया उसको। सो हम अब अगर हम उसी कंपनी पे हम सोचें कि अब हम इस पे क्यों ना आज से मोमबत्ती बनाना चालू कर दे, अभी मोमबत्ती बहुत अच्छा है, तो हम सेम कंपनी पे नहीं बना सकते, हमको MOA के अंदर चेंज करना पड़ेगा, या फिर नया एक MOA या फिर नई कंपनी ही पूरी बनानी पड़ेगी। वो सेम कंपनी पे हम वो काम नहीं कर सकते, भले ही वो काम हमको कितना भी ज्यादा क्यों ना प्रॉफिट दिख रहा हो, हितकारी क्यों ना दिख रहा हो। सेकेंड थिंग इसमें ये है कि ये हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, लॉ है, और हमारी कंपनी का कैपेसिटी बताता है, दर्शा देता है। अगर ऐसा कुछ हम करते हैं तो ऐसे ट्रांजेक्शन को एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ माना जाता है इलीगल या फिर वॉइड, खारिज कर दिया जाता है कि भैया ये हो ही नहीं सकता, ये आप कर रहे हो, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, क्या इंपॉर्टेंस होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि अगर आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराना चाहते हो तो रजिस्ट्रार को हमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना पड़ता है। अगर हम वो नहीं देते तो हमारी कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी। तो इट इज नेसेसरी फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ये हमारी कंपनी का जुरिडिक्शन डिसाइड करता है। इट डिटरमाइंस द जुरिडिक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार एंड द कोर्ट बाय स्टेटिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। हमारा कंपनी की ऑफिस किस जगह है उसी हिसाब से हमारा रजिस्टर बनता है, और उसी हिसाब से हमारे जुरिडिक्शन हमारे क्लियर होते हैं। वो कहाँ पे लिखे होते हैं? सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है ना हमारा ऑफिस का एड्रेस, तो उससे हमको पता चलता है। नेक्स्ट, इट स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स एंड द पावर्स ऑफ द कंपनी फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक। ये हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को वहां पे स्टेट करता है, और हमारी कंपनी में क्या किसको कितना पावर और कंपनी को कितना पावर दिया गया है ये सब स्टेट करता है, जो कि पब्लिक देख सकती है। इट बाइंड्स द कंपनी टू कैरी आउट ओनली दोज एक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये कंपनी को बाधित कर देता है कि कंपनी सिर्फ उतनी ही चीजें कर सकती है जो उसने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखी है, उसके अलावा चीजें नहीं कर सकती। Next, it describes an authorized capital of a company, that is the total amount of the share capital with a company
proposes to be registered and its division into shares of fixed amounts। ये कैपिटल क्लॉज में हमको बताती है कि कंपनी के पास में टोटल अमाउंट कितना है पैसे का, टोटल शेयर्स कितने हैं, हर शेयर की क्या प्राइस होनी है, ये सब चीजें वहां पे लिखी हुई होती है। इट थ्रोज लाइट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके क्या लाइबिलिटी बनती है, इस पे भी यही दर्शाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही दर्शाया जाता है ये चीज। इट गवर्न्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर भी लागू होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी गवर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैंने पहले ही बताया था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक पार्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग एंड इम्पोर्टेंट। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो हमारे कंपनी के बायलॉज हैं या रेगुलेशन है या रूल्स हैं, जिसके द्वारा हमारा इंटरनल मैनेजमेंट, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी में जितने बंदे काम करते हैं, उनकी रूल्स और उनका रेगुलेशन, उनके ऊपर क्या क्या चीजें अप्लाई होगी, वो किस प्रकार से काम करेंगे, उनके कैसे कंडक्शन होंगे, ये सब चीजें उसमें लिखा हुआ होता है। वो डिफाइन करता है हर ऑफिसर, हर डायरेक्टर, हर किसी की पावर कितनी कितनी होगी, हमारे शेयर होल्डर की पावर कितनी होगी, वोटिंग के रिगार्ड में हमारा जो कंपनी का बिजनेस है वो कैसे चलेगा, ये कौन बताता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है हम क्या काम करेंगे, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताती है कि हमारी कंपनी वो काम कैसे करेगी, क्या करेगी, कौन बताता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बोलो क्या करेगी, क्या बताता है, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और कैसे करेंगे ये कौन बता रहा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है ना। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है हमारे इंटरनल मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है। ये हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक सब ऑर्डिनेट होता है, उसका एक साथी होता है जो उसके साथ में लगा होता है। ठीक है, ये जो है इनको हम प्रिंट करते हैं और इनको हम पैराग्राफ्स में डिवाइड करते हैं, और हर पैराग्राफ को हम नंबर डालते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से। और अगर कोई सब पैराग्राफ होता है तो उसको 1.1 1.2 या फिर सब पैरा 1, फिर उसके अंदर सब पैरा 1, इस प्रकार से हम उसको बताया जाता है। ये जो सिग्नेटरी होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, वो वही लोग होते हैं जिन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे भी साइन करा हुआ होता है। मिनिमम क्या है वो सिग्नेचर्स, तो प्राइवेट कंपनी के लिए 2 और पब्लिक कंपनी के लिए 7। याद रखना इसको, मिनिमम प्राइवेट कंपनी के लिए 2 और पब्लिक कंपनी के लिए 7। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो हमारी कंपनी का सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब क्या क्या कंटेंट होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो सिंपल सी बात है, हर क्लास के शेयर के लिए और उनके जो शेयर होल्डर्स है उनके राइट्स इसमें लिखे होते हैं। टोटल अमाउंट कितना है कंपनी के शेयर का, हमने उसको कितने में डिवाइड करा है, क्या वैल्यू होगी शेयर की, ये भी इसमें लिखा होता है। हम कितने मिनिमम शेयर्स बेच सकते हैं, उसकी लिमिट क्या है, वो भी इसमें लिखी होती है। किस प्रकार से शेयर का सर्टिफिकेट डिलीवर होंगे, वो भी इसमें लिखा होता है। किस प्रकार से हम उन शेयर्स के एवज में जो हमारी मनी है उसको डिमांड करेंगे, ये भी इसमें लिखा होता है। अगर कोई शेयर को ट्रांसफर करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो भी इसमें लिखा होता है। अगर हम कोई शेयर हमने खरीद रखे हैं, उनको हम कंपनी को वापस करना चाहते हैं, फोरफिट करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा, वो भी इसमें लिखा हुआ है। अगर हम हमारे शेयर को रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो वो भी कैसे लिखा है, इसमें लिखा है। शेयर कैपिटल कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, वो भी सब इसमें लिखा हुआ है। और क्या कमीशन हम देंगे किसी कमीशन एजेंट को अगर वो हमारे शेयर्स को बेचता है या खरीदता है फॉर सेल ऑफ दैट शेयर्स, तो वो भी सब इसमें लिखा हुआ होता है। नाउ मैटर्स रिगार्डिंग द मीटिंग एंड नोटिसिंग, सब चीज इसमें लिखी होती है। सेकंड है मैटर, कौन कौन से मैटर लिखे होते हैं, तो भैया किस प्रकार से मीटिंग के नोटिस जारी होंगे, शेयर होल्डर्स की मीटिंग या फिर डायरेक्टर्स की मीटिंग्स की नोटिस किस प्रकार से जारी होंगे, उस नोटिस का क्या
हमारा कैसा फॉर्मेट होगा वो सब इसमें लिखा होता है। नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा, किस प्रकार से मीटिंग को कन्वे किया जाएगा वो भी सब इसमें लिखा होता है। जनरल मीटिंग कैसे होगी, उसकी प्रोसीडिंग्स कैसे लिखना रहेगी, उसके क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेजोल्यूशंस वहां पे बने, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैसे बनाए जाएंगे, ये सब चीजें भी हमारी सारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होती है। नेक्स्ट पावर्स के रिगार्डिंग जितने भी चीजें हैं, जितने भी पॉइंट्स है वो लिखे रहते हैं, जैसे कि जितने भी मेंबर्स हैं उनके वोटिंग राइट्स क्या क्या होते हैं, हमारी कंपनी का बोरोइंग पावर क्या होगा, हमारी मेंबर का बोरोइंग पावर क्या रहेगा, किस प्रकार से वो बोरो कर सकता है पैसे, हम किस प्रकार से उधार ले सकते हैं, क्या किस पोजीशन के बंदे की क्या दायित्व